गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक नए चैप्टर जिसका नाम है दशमलव। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए मैथ्स की तो मैथ्स के 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपका जो सिलेबस हमने मैथ्स का कराया था उसमें अगर देखा जाए तो आपके जो कुल चैप्टर है मैथ्स में उनकी संख्या है 10 और 10 में से तीसरे चैप्टर पे हम लोग आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस बहुत ही आराम से स्मूथ चल रहा है और ये विदिन 1 मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने 2 चैप्टर पढ़े बेसिक के चैप्टर थे, अगर उनको आप एक कॉमन वे में देखें तो आप कहेंगे कि वो नंबर सिस्टम के चैप्टर थे। ठीक है, तीसरा चैप्टर भी जो आपका है ये भी आपका कॉमन चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ये आपका दशमलव यानी कि पॉइंट के बारे में बात करता है। दशमलव क्या होता है, आप में से अधिकतर लोग दशमलव के बारे में जानते होंगे, आपने प्रयोग भी किया होगा दशमलव का। जैसे इस तरह से आपने कभी संख्याओं को लिखा हुआ देखा होगा 15.4, तो ये पॉइंट क्या है, यही दशमलव है यहाँ पर। ठीक है, या फिर आपने मान लीजिए लिखा हुआ देखा है 20.5, तो यही क्या है, ये आपका दशमलव है। तो दशमलव के बाद स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, दशमलव का क्या महत्व होता है, दशमलव को कैसे लिखना चाहिए, ये समझेंगे। अपवर्तक और कॉमन फैक्टर, ये एक प्रकार के आपके फैक्टर हैं। ठीक है, गुणज और फैक्टर, इनकी अगर बात की जाए गुणज और फैक्टर की तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, तो 6 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, तो आप 6 को लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, तो ये फैक्टर हो गया आपके 1 to 3। अब यहाँ पे 1 को कॉमनली लिया नहीं जाता है क्योंकि 1 जो है वो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। 2 और 3 आपके यहाँ पे मेन फैक्टर में आ जाएगा। फैक्टर, समावर्तक, अपवर्तक, इसकी बात करेंगे तो ये सिंपल सा चैप्टर है। चलिए जल्दी से हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। अध्याय 3 है ये, और जैसा कि चैप्टर हमने अभी बताया आपको, यहाँ पे नाम क्या है इसका नाम है ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल। इसको हम पॉइंट भी बोलते हैं कभी, जैसे हमने बोल दिया 15.4, तो पॉइंट है डेसिमल। ठीक है, फैक्टर समझ गए आप, मल्टीपल गुणज, कॉमन फैक्टर अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है, और कॉमन मल्टीपल, फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर होता है ये भी बताएंगे। इसके अगले वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। अभी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे केवल आपको फैक्टर करना सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आप कोई भी फैक्टर समावर्तक निकाल सकते हैं। फिर अगला जो चैप्टर होगा वहाँ पे आप जब जाएंगे तो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो एलसीएम और एचसीएफ का नहीं है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट, पहला जो पॉइंट है वो है दशमलव संख्या की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब दशमलव संख्या की क्या अवधारणा होती है इसे ज़रा समझिएगा। देखिए, दशमलव संख्या का जो प्रयोग होता है वो खासकर औसत निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है दशमलव पद्धति या दाशमिक संख्या क्या है। तो दशमलव पद्धति या दाशमिक संख्या या दशाधारी संख्या वह संख्या पद्धति है जिसमें गिनती या गणना के लिए कुल 10 संख्याओं का सहारा लिया जाता है। ये दशमलव पद्धति में कौन कौन से अंक यूज किए जाते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके 10 यहाँ पर अंक हैं, इनका सहारा लिया जाता है। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है 645.7, पॉइंट मतलब ये दशमलव है। तो दशमलव पद्धति में लिखी गई एक संख्या है, इसे निम्नलिखित तरह से भी लिखा जा सकता है। जैसे आपको अभी एलसीएम अभी हमने प्लेस वैल्यू निकालना सिखाया था, तो यहाँ पे देखिए 600 + 40 + 5 + 0.7, इसको आप ऐसे लिखेंगे तो 645.7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखने का एक तरीका है, तो इसको आप याद रखिएगा कि लिखने के तरीके में हम दशमलव का यूज करते हैं। अब देखिए दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स यूज इन डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या में। देखिए यहाँ पे जो बात लिखी है ना, ये वही बात लिखी है जो ऊपर आपको बताया गया है। अब देखिएगा, स्थानीय मान तो आपने निकालना सीख लिया था, एक बार हम स्थानीय मान को रिवाइज करा देते हैं। प्लेस वैल्यू को, जो जनरल नंबर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक अंक लिखा हुआ है 520, अब इसमें कोई आपसे बोल दे कि इसमें 2 की प्लेस वैल्यू आप निकालिए, कितना निकालिए, 2 की प्लेस वैल्यू आप निकालिए। तो यहाँ से आप 2 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लेकर के जाएंगे इधर और
2 इंटू यहाँ पर कितना कर देंगे, ये था इकाई, ये था दहाई, 10, तो कितना हो जाएगी, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 20, ठीक है। और वहीं अगर आपसे कोई बोल दे कि 5 का स्थानीय मान निकालिए 5 का, तो 5 को आप इस तरीके से लेके जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे 5 इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 500। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये सैकड़ा के स्थान पर है। तो यहाँ पर दहाई और सैकड़ा के स्थान पर किस तरीके से हम प्लेस वैल्यू निकालते थे, इसको आपने समझ लिया था। अब हम इसी में पॉइंट की बात करेंगे। जैसे कि इसने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका 543.426, 543.426 का स्थानीय मान निकालिए। तो 543.426 इन्होंने ये लिख दिया। अब इसको ऐसे ही लिखा है, जैसे कि देखिए 543 में 5 हो गया सैकड़ा के स्थान पर, 4 हो गया दहाई के स्थान पर, 3 हो गया इकाई के स्थान पर, तो इसने इकाई दहाई सैकड़ा लिख दिया। अब ये इसके जब इधर जाएंगे राइट में, तो ये 10वां 100वां 1000वां आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से इसी संख्या को लिख देता हूँ, 543.426, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया इकाई का अंक, ये हो गया दहाई का, और ये हो गया सैकड़ा का। अगर बात करें 4 की, तो 4 है, ये है 10वां अंक, 10वां बोलेंगे इसको, और ये आपका जो है ये 100वां है, 100वां हिस्सा, ठीक है। और ये जो है वो 1000वां हिस्सा है, 1000वां। जैसे कि अगर हम बात करें 0.4 कहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं 0.4 लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं कि नहीं, कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से। 0.4 को आप 4/10 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 को एज इट इज लिख दिया, और ये दशमलव काट के यहाँ पे 1 के आगे 0 कर दिया। तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.4 को 4/10, फिर हमने लिख दिया 0.02, ऐसे लिख दिया हमने। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/100 भी लिख सकते हैं। तो यही तो यहाँ पे लिखा है 4/10वां, 4/10, 200वां, 2/100। फिर ये जो मान लीजिए हमने लिख दिया कहीं पे 0.006, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/1000, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1000वां हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर हम 0.4 लिखा हो तो उसको 4/10 लिख सकते हैं, 0.02 लिखा हो तो 2/100 लिख सकते हैं, और 0.006 लिखा हो तो 6/1000 यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अब देखिएगा ये जो पाई चार्ट आपका दिया है, यहाँ पे संख्या 8651, तो यहाँ पे 8651 में ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ऐसे हो गया। ये आपको ये समझा रहा है किस प्रकार से हम इसको समझ चुके हैं ऑलरेडी। 8651 में 1 इकाई के अंक पर है लिख दिया, 5 दहाई के अंक पर लिख दिया, 6 सैकड़ा के अंक पर लिख दिया, और 8000 के अंक पर लिख दिया। ऐसे ही इसने बाकी संख्याओं को भी समझाया है, आप इसमें समझदार हैं। चलिए अब अगर देखा जाए कि ये जो 1 था, जैसे 1 जब इकाई के अंक पे लिखा था तो इसकी वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 थी, इकाई के अंक पे लिखेंगे तो 1 ही रह जाएगी। फिर जब इसको दहाई के अंक पे लिख दिया तो इसकी 10 हो जाएगी वैल्यू। दहाई के अंक पे क्या होता है, 1 × 10 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, या फिर 1 × 10, तो इसी को हम यहाँ पे लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर इसको हमने सैकड़ा के अंक पे लिख दिया तो 1 × 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। फिर इसको हमने 1000 के उस पर लिख दिया तो ये 1 × 1000 1000 हो जाएगा। ये बस समझाने का तरीका है, ये आप जानते हैं। अब दशमलव के 10वां 100वां 1000वां आदि भाग में लिखते समय इसे निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे 10वां लिखा तो 0.1 हम लिख पाएंगे कि नहीं, 100वां लिखा तो 0.01 लिख पाएंगे कि नहीं, 1000वां लिखा तो 0.001 लिख पाएंगे कि नहीं। इसको ज़रा इधर लेके आइए, अभी हम बताते हैं आपको। यहाँ पे लाइए और देखिए यहाँ पे लिखा है 0.1। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं। 1 के आगे जो पॉइंट है, जितने अंक के बाद पॉइंट होता है उतना 0 नीचे लगा देते हैं। 1/10 लिख गया। फिर हम लिखें 0.01। अब बताइए 2 पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पे 1/100 होगा कि नहीं, जितना अंक उतना 0। फिर यहाँ पे आ गया तीसरा 0.001। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना है, 3 है यहाँ पे अंक, तो इसलिए हम क्या कर देंगे 1/1 के नीचे 3 0 लगा देंगे, 1000। तो यही तो यहाँ पे कहा है, दशमलव का 10वां 100वां 1000वां आदि भाग में लिखते समय से निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है।
10वां को ऐसे, 100वां को ऐसे, 1000वां को ऐसे। ये बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगले पॉइंट पे आ जाइए आप। लिखा हुआ है किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ये 5 का स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है। अब ये देखिएगा आप, 5 के स्थानीय मान की अगर बात की जाए तो वैसे तो 5 का स्थानीय मान जो है वो यहाँ पे देखेंगे आप तो 5 यहाँ दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो 5 यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इसमें ये दिया है, यहाँ पे 5 यहाँ दिया है। अब इसको देखिएगा 382.159, तो यहाँ पे 5 को हम कैसे लिख दिए हैं 0.05, ठीक है। 146.511, तो यहाँ पे ये लिख दिए हैं 5 को, ये लिखना हम आपको बता चुके हैं। फिर यहाँ पे देखा जाए 300.05 ये लिख दिए, 0.5 ये लिख दिए हैं। तो सी जो है इसमें दशमलव के बाद 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। इसको ज़रा हम डिटेल में कर लेते हैं। जैसे एक संख्या यहाँ पे क्या दी गई है बेटा, संख्या आपकी दी गई है, नंबर आपका दिया गया 146.511। अब हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, ये वाले 5 का, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट लिखना ये भूल गया है, 0.5 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। पॉइंट के बाद जो 5 दिए हैं उसका स्थानीय मान, ऐसे तो पॉइंट के पहले 5 है तो इससे तो हमें मतलब ही नहीं। पॉइंट के बाद जो 5 है उसका स्थानीय मान, तो बताइए 5 जो है वो कौन से स्थान पर है। जब इधर से गिनते हैं तो 6 हो गया इकाई, 4 हो गया दहाई और 1 हो गया सैकड़ा। लेकिन जब पॉइंट के बाद गिनते हैं तो ये आपका 5 हो गया 10वां भाग, ये हो गया 100वां भाग और ये हो गया 1000वां भाग। तो 5 का 10वां भाग अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे आप बताइए। 5 के 10वें भाग को लिखने के लिए 5/10 आप कर सकते हैं कि नहीं। अब 5/10 आप करेंगे तो आप 10 का भाग 5 में देंगे, नहीं जाएगा, 0 लिख देंगे और 5 के आगे हम एक 0 बढ़ाएंगे तो 5 बार जाएगा, 0.5 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया 0.5, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे जब 5 का निकालेंगे तो 0.05 आ जाएगा, यहाँ पे जब निकालेंगे तो 0.05 आ जाएगा, यहाँ भी 0.05 आ जाएगा। तो अब आप हमें बताइए 0.05 बड़ा है या फिर 0.5 बड़ा है। इतना तो आप जानते हैं, इसमें कौन सा बड़ा है 0.05 या 0.5, तो ये आपका बड़ा है, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर आंसर किया गया है। पॉइंट के बाद जितना जल्दी अंक लिखा जाता है उतना ही बड़ा होता है और जितना दूर लिखा जाता है उतना ही छोटा होता है, ठीक है। इसको समझिएगा। अब अगला पॉइंट है, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई, अगर नहीं आई तो कमेंट करके बताइएगा समझ में नहीं आया। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं इसमें और कई लोग हैं जो केवल उसको आते हैं और क्लिक करते हैं और निकल लेते हैं। आपका इसमें घाटा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। वो वाला गाना याद रखिएगा कि कॉलेज का काम है आपको क्लास प्रोवाइड कराना, आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। कोई भी विद्यार्थी अगर बाद में ये कहता है कि हमने पढ़ नहीं पाया, हमारे पास समय नहीं था, ऐसा था वैसा था, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बेहतरीन तरीके से क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर कोई शिकायत है क्लास से तो आप जो है हमको बता सकते हैं, डायरेक्ट नंबर पे आप मैसेज करिएगा या फिर आप किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि सर ये इसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। वरना आपको क्लास पूरा देखना है और कोई शिकायत बाद में हम नहीं सुनने वाले हैं कि आपका बैक लग गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि भाई क्लास तो आप रेगुलर कर नहीं रहे। चलिए, अब यहाँ पे दशमलव से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पहला है दशमलव संख्याओं का जोड़, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे हम। दशमलव संख्याओं का घटाना, सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। तीसरा है यहाँ पे पॉइंट दशमलव संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। चौथा है दशमलव संख्याओं का भाग, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। और पांचवा है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, क्या है डेसिमल फ्रैक्शन है। और छठवां है दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, चेंजिंग डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे, इसको आप याद रखिएगा। अब आप देखिएगा ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने पढ़ी ज़रूर हैं, ठीक है। बचपन से हम मैथ पढ़ते आए हैं और ऐसा तो कोई विद्यार्थी होता नहीं है जिसने मैथ पढ़ा ही ना हो। भैया आप कम से कम 8वीं तक 10वीं तक तो मैथ पढ़े ही होंगे। अगर आपने 12th में नहीं भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन में, तो 8वीं 10वीं तक तो मैथ कंपलसरी होता है, वहाँ आपने पढ़ा ही होगा। और ये जो दशमलव है ना, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये तो टॉपिक आपको चौथी 5वीं में, तीसरे में पढ़ा दिया जाता है।
लेकिन फिर भी अब आप उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे DLED कर रहे हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद आप ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाएंगे जो 1 से लेकर 8 तक के क्लास में होंगे, तो इसलिए आपको यहाँ रिवीजन के तौर पे ये सिलेबस में दिया गया है। मैथ का सिलेबस बहुत ही सिंपल है DLED का। सोशल साइंस का सिलेबस थोड़ा सा दमदार हमको लगा है। अब देखिए पहला जो इसमें था दशमलव संख्याओं का जोड़। अब बताइए क्या दशमलव संख्याओं का जोड़ आपको सिखाने की ज़रूरत है? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, हम सीधा एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि दशमलव संख्या 8.76 को 7.54 में जोड़ दीजिए। तो ज़रा देखते हैं इसको जोड़ के, इसको मत देखिए, जो जोड़ा गया हम लिख लेते हैं अलग से। 8.76 और इसमें जोड़ना है 7.54 को प्लस करना है। करिए ज़रा प्लस। 6 और 4 कितना आएगा? 10। 10 की 0 हासिल लगा 1। 7 5 12, 12 और 1 की हासिल 13। 13 का 3 हासिल लगा 1। अब हासिल चला जाएगा पॉइंट के बाद। 8 7 15 और 1 16। जोड़ में क्या होता है, जितने पॉइंट बाद दशमलव होता है उतना ही लगा देते हैं। जैसे यहाँ 6 4 10 हुआ, 7 5 12 और 1 13 हुआ, तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया। जोड़ में बस दशमलव का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाए थ्योरी के रूप में। तो कैसे जोड़ा जाए? प्रत्येक दशमलव संख्या का दशमलव एक सीध में होना चाहिए, ठीक है। दशमलव एक सीध में होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लिख दी 15.42 और दूसरी संख्या लिख दी 19.4। तो यहाँ पे क्या है कि आप अगर इसको जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है इस वाले में, तो 2 को ऐसे ही रखेंगे, 4 के नीचे 4 रखेंगे और इधर वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है। बाकी अंकों को यथास्थान रखना चाहिए। साधारण जोड़ की तरह अंकों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद दशमलव को दशमलव के स्थान पर ही रखना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि हम करेंगे। जैसे 51.3, 510.03, 5100.003 और 50,001.0003। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो दशमलव से पहले के जितने अंक हैं ये जो हैं, इसको जोड़ने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आप बहुत समझदार बच्चे हैं, इसको तो आप जोड़ना सीख ही चुके हैं पहले से ही, ठीक है। अब यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कठिनाई आ सकती है आपको, वो आ जाएगी भाई पॉइंट के बाद वाले में। तो पॉइंट के बाद वाले को कैसे जोड़ते हैं इसको ज़रा हम लिख लेते हैं। लिखे तो एक जगह लिखा हुआ 0.3, ये वाला 0.3, ठीक है। ये 0.3 हमने इसको लिख दिया। फिर लिखा है 0.03, इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0.03, ऐसे लिखा जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे ना लिख देंगे 0.03, ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है। क्या करना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और इसको करना है 0.3, ठीक है। और फिर ये वाला लेंगे हम, तो ये आप देखिए पॉइंट के नीचे फिर पॉइंट लगाइए और 0.03 लिख दीजिए। फिर ये लेंगे हम, इसमें भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए और 3 बार 0 और उसके बाद 3 लिख दीजिए, ऐसे। तो ये क्या आ जाएगा? 3 3 3 3, ये आ गया, इतनी बार आ गया, ठीक है। तो 3 3 3 3 जब इतनी बार आया, अब देखिए ये सब क्या कमाल कर रहा है। यहाँ पे दिया था 3 0 के बाद 0 और यहाँ पे 2 ही 0 लिख दिया है, ठीक है। तो ये इस पर न जाइएगा, ये कभी कभी क्या करता है, गलत कर देता है, इसलिए इसका आंसर भी गलत आ गया है। क्योंकि आप खुद ही देखिए, यहाँ पे दिया था 1 2 3 0 और यहाँ पे कर दिया इसने 1 2 0। तो इसीलिए क्या है कि इसको हम नहीं देखेंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से देखेंगे। तो अपने हिसाब से देखा हमने, तो पॉइंट के बाद क्या आ गया? 4 बार 0 आ गया। अब देखिए बस इतना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहना चाहिए। जैसे ही पॉइंट था, इसके नीचे ही दूसरा पॉइंट, इसके नीचे तीसरा, इसके नीचे चौथा, ऐसे लिखेंगे। एक और सवाल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद ये इतना लिख गया। अब पॉइंट के पहले तो आप जोड़ ही लेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी कर लेते हैं ज़रा। जैसे कि ये है, थोड़ा छोटी संख्या है तो इसको लिखेंगे। जैसे 6, तो 6 के बाद कोई पॉइंट नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे। फिर है 6.6, तो 6.6, फिर है 6.66, तो 6.66 को कैसे लिखेंगे? पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाएंगे और फिर 66 लिख देंगे। फिर तीसरा है 6.666, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब ऐसे हमने किया, तो 6 के ऊपर कुछ नहीं था तो 6 को 6 लिख दिया। 6 और 6 12 की 2 हासिल 1 लिख दिया। 6 6 12 18 और 1 19 की 2 हासिल 1 लिख दिया। और यहाँ पे 6 6 6 24 और 1 25 लिख दिया। हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली जो आपको सीखना है बेटा,
वो सीखना है कि हमें पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है बस, ठीक है। जैसे कोई इसको अगर ऐसे लिखना चाहे कि 6 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद अगला लिखा तो लिख दिया 6.6 लिख दिया, फिर अगला लिखा तो लिख दिया 6, ऐसे लिख दिया 6.66 लिख दिया। ऐसे कुछ नहीं लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, बस इतनी छोटी सी बात है। अब इसको क्या ही मैं ज़्यादा डिस्क्राइब करूँ, आप लोग समझदार हैं, इतना समझते होंगे। जो लोग नहीं समझ रहे होंगे उन्हें भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब एक छोटा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। सैमसन मतलब संजू सैमसन समझ लीजिए। संजू सैमसन एक प्लेयर का नाम है, जानते हैं कि नहीं? उसी के बारे में दिया जा रहा है, ऐसे समझिए। तो सैमसन ने 5 किलोमीटर 52 मीटर की दूरी बस से, 2 किलोमीटर 265 मीटर की दूरी कार से और शेष 1 किलोमीटर 30 मीटर दूरी पैदल चलकर तय की। उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो कुल कितनी का मतलब है जोड़ना। ज़रा देखिए हमारे साथ यहाँ पे लिखिए। उसने 5 किलोमीटर 52 मीटर की दूरी बस से तय की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है भाई? आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हम इसीलिए क्या कर देंगे, इसको हम लिख देंगे 5 किलोमीटर को 5000 मीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर और 52 मीटर, तो 5000 मीटर प्लस 52 मीटर, ये हो जाएगा। ये कितना हो गया? 5052 मीटर हो गया। फिर अगली दूरी की अगर बात की जाए तो अगली दूरी उसने 2 किलोमीटर और 265 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर और 265, तो प्लस करेंगे 265, तो ये हो जाएगा 2265 मीटर। फिर तीसरा उसने किया 1 किलोमीटर 30 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 30 मीटर को इसमें ऐड करेंगे, तो बेटा ये आ जाएगा 1030 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया। अब उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो 5052 मीटर यहाँ पे लिखेंगे। 5052 मीटर उसने बस से तय किया, 2265 मीटर उसने कार से तय किया और 1030 मीटर उसने पैदल तय किया। कुल कितना तय किया? तो 5 और 2 7, 5 और 6 11 और 3 14, हासिल 1, 2 और 1 3, 5 2 7 और 1 8, 8347 मीटर उसने दूरी तय की। कितना की? 8347 मीटर दूरी उसने तय की। अब ये हो गया मीटर, लेकिन पूछा किसमें है? उसने कुल कितनी दूरी तय की। ये अगर मीटर में होगा तो 8347 मीटर, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कितना किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, इसलिए 1000 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 8.347 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं? अब आप कहेंगे इतना लंबा चौड़ा झमेला कर दिया सर आपने, इसको सिंपल में क्यों नहीं बता रहे हैं? बताएंगे भाई, सिंपल में आपका जैसा आदेश होगा। जैसे आप है 5 किलोमीटर 52 मीटर, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? 5.052, ठीक है। 2 किलोमीटर 265 मीटर, तो 2.265 मीटर। 1 किलोमीटर 30 मीटर, तो 1.030 मीटर, ऐसे लिख दिया। जोड़ डालो इसको, 5 और 2 7, 6 5 11 3 14, 2 और 1 3, ठीक है। 2 और 1 3 5 8, 8.347, वही आया। देखिए क्या आंसर अलग आया? नहीं, 8.347। तो यहाँ पे हमने इसको लिखते समय थोड़ा ध्यान दिया कि सैमसन ने 5 किलोमीटर 52 मीटर, तो 5 किलोमीटर 52 मीटर को क्या हम ऐसे लिख देते 5.52? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। तो इसीलिए हम 52 मीटर जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि 1000 के फॉर्म में 52 लिखेंगे, ठीक है। बस इसको लिखना आप सीख जाइए, तो शॉर्ट में आप इस तरीके से भी कर सकते हो, उतना लंबा झमेला आपको नहीं करना पड़ेगा। लिखने का सब यहाँ पर कमाल है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, वही क्वेश्चन है, उसका आंसर आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर से वैसे ही है, और आप कॉपी कलम अगर लिए बैठे हैं तो इसको लगाइए ज़रा, देखते हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। रामू ने 7 किलोमीटर 87 मीटर की दूरी बस से तय कर दी, तो इसको लिखेंगे हम 7 किलोमीटर 87 मीटर। तो हमने कहा 7 किलोमीटर 87 मीटर, ठीक है, बस से। 3 किलोमीटर 567 मीटर कार से, तो
3.567 कार से, शेष 3 किलोमीटर और 70 मीटर पैदल चला वो। तो शेष 3 किलोमीटर और 70 मीटर पैदल चला। कुल कितनी दूरी तय की तो जोड़ो, 7 7 14 की 4 हासिल लगी 1, 8 से 14, 14 और 7 21 और 1 22 की 2 हासिल लगी 2, 5 और 2 7, और ये आ गया 3 3 6 7 13.724 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। देखिए यही आंसर आया होगा 13.724। तो यहाँ पे ऐसे अगर आप लिखना सीख जाएं, चूँकि अब यहाँ पे जो बात एक आपको समझ में अगर नहीं आ रही होगी तो वो होगी कि भाई हमने यहाँ पे जो 7 किलोमीटर 87 मीटर था, इसको हमने 7.087 क्यों लिखा। तो बेटा 87 मीटर को 087 ही लिखना पड़ेगा। जैसे आप इस 7 मीटर अगर होता, कहीं 7 मीटर लिखा है तो उसको ऐसे लिखेंगे 7 मीटर, ठीक है। कहीं भी लिखा है 87 तो उसको ऐसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा था 70 तो ऐसे लिखेंगे। मतलब यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो उसी फॉर्म में हमको ही लिखना पड़ेगा। बस आप इस फॉर्म में लिख लीजिए तो आप जोड़ पाएंगे आराम से, ठीक है। बाकी ये जो लंबा तरीका है ये भी आप कर सकते हैं कि पहले 7 किलोमीटर 87 मीटर, तो 7087 मीटर आ गया, ये आपने निकाल लिया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 7 किलोमीटर में 7000 मीटर, ये आ गया। फिर उसके बाद 3 किलोमीटर 567 मीटर, तो इसको निकाल लिया। 3 किलोमीटर में 3000 और 567 जोड़ के लिख दिया। फिर उसके बाद पैदल में 3 किलोमीटर और 70 मीटर, तो 3000 प्लस 70 कर दिया, 3070 मीटर आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया, ये आंसर है। इसको आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका आता है 3070, 3567, 7087, इन सबको जोड़िए जैसा कि इन्होंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, और जोड़ने के बाद फिर 1000 से भाग दीजिए। लंबा प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस सही है। भिन्नों का जोड़ना आपको आता है बेटा। अब इतना जो है डिस्क्रिप्शन में हम क्या जाएँ, दशमलव संख्याओं का घटाना, सॉरी भिन्न बोल दिया हमने, दशमलव संख्याओं का घटाने की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, सीधा हम उसी पे आ जाते हैं। 9.768, 5.436, तो इसको घटाएंगे तो सब, बस देखिए जोड़ने घटाने में या दशमलव को समझने में बस एक ही चीज़ समझनी है कि ये जो दशमलव है आपका डेसिमल है, इसको कहाँ रखा जाए। तो जोड़ने घटाने में हर चीज़ में दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। तो घटाना है तो 6 में से, अरे 8 में से 6 गया तो 2 बच गया यहाँ पे, 6 में से 3 गया 3 बच गया यहाँ पे, 7 में से 4 गया 3 बच गया यहाँ पे, और 9 में से 5 गया 4 बच गया, बस हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है, इसी को याद रखना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है, देखिए केवल क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है 4889 में से 36.58 घटाना है। तो दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना है, बस इतनी सी बात समझ जाओ। अब दशमलव के नीचे अगर आपने दशमलव रखा है तो देखिए ज़रा, 9 में से 8 गया कितना बचा 1, 8 में से 5 गया कितना बचा 3, 8 में से 6 गया कितना बचा 2, 4 में से 3 गया 1 बचा, बस हो गया आंसर। दशमलव के नीचे दशमलव रखिएगा, हो जाएगा, ठीक है। सेम आप इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा करते हैं 9th वाले को, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो यहाँ पे क्या है 5.206 लिखा हुआ है, इसमें से घटाना है 2.051। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट है, बस इतना समझ लीजिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, घटाएंगे, 6 में से 1 गया कितना बचा 5। अब 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो इधर से हासिल लेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 में से 5 गया कितना बचा 15, ठीक है। 5 में से 2 गया 3 बचा, आ गया आंसर, हो गया बेटा। अब यहाँ पे इन चीज़ों को आप करते रहिएगा। एक और हम कर लेते हैं क्वेश्चन, तब उसके बाद हम गुणा पे चलेंगे। इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए ज़रा 30.40 में से 17.80 को माइनस करिए। तो 0 में से 0 गया, 0 बचा। अब 4 में से 8 जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। तो यहाँ पे इधर से एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 जाएगा, तो हो जाएगा 14। 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और इधर से एक हासिल उधर जा चुकी है, तो यहाँ पे 9 बचा। 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, 2 में से 1 गया 2, 12.60 आ गया, समझ में आ गया होगा। चलिए अब दशमलव संख्याओं का गुणा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो ये गुणा भी आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे करेंगे गुणा, ताकि आपका
कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, एक नोटिफिकेशन आ गया था ऑपरेशन सिंदूर वाला, बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे। ये इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी विदेश नीति को सुधारने के बजाय अपना ढिंढोरा पीटने में लगे हुए हैं। बताइए कितना इंसल्ट फील हुआ हर भारतीय को, किस तरीके से हमें बैकफुट पे आना पड़ा। इस बात को एकदम खुले कह रहा हूँ मैं, बैकफुट पे आना पड़ा भारत को, और बैकफुट के आने का कारण बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत स्पष्ट अगर बता दिया जाए तो बड़ी समस्या हो सकती है भारत देश के अंदर। तो इसीलिए स्पष्ट कोई बता नहीं रहा है कि भारत को सीज फायर क्यों करना पड़ा, स्पष्ट बताने में बड़ी समस्या है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो काम हमारे देश के राजनेता, खासकर उत्तर प्रदेश, असम राज्य के मुख्यमंत्री जैसा जो काम भारत देश के अंदर जो ये लोग कर रहे थे, वही काम पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने किया था। और उसी प्रकार से उसने जो उसके आसपास के देश थे, अरब देश, उनको अपने साथ वो ले आया, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, जो कॉन्सेप्ट यूपी और आसाम जैसे मुख्यमंत्री अपनाते हैं। और उसी कॉन्सेप्ट की वजह से भारत को बैकफुट पे आना पड़ा। तो हमें समझना होगा कि हमें अपनी नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी में क्या चेंज करना है, और दुनिया में अगर हमें सर्वाइव करना है, हमें अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो हमको इन चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा। क्योंकि भारत के अंदर एक से एक चमन मूर्ख हैं यहाँ पे, जो फालतू का कुछ भी बोलते रहते हैं, और जिसके कारण इंटरनेशनल तरीके से हमको परेशानी झेलनी पड़ी है। ये बहुत बड़ी परेशानी थी, शायद इसका अंदाज़ा पब्लिक को नहीं लगाने दिया जा रहा है। नेता इतना बड़ा जो है चालाक होता है कि वो पब्लिक को खतरे का अंदाज़ा तक नहीं लगने देना चाहता कि आपके ऊपर क्या खतरा था और क्या हो सकता था, वो अंदाज़ा नहीं लगने देना चाहता, क्योंकि वो सिर्फ सुख भोगना चाहता है। ठीक है, यहाँ मैं किसी भी नेता का पक्ष नहीं लेता हूँ, ना ही किसी भी नेता का विरोध करता हूँ। कल तक जो हम लोग सोचते थे कि ये सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी विदेश नीति है इसकी, लेकिन इसकी विदेश नीति की बहुत बुरी तरह से पोल खुली है, और इसको पूरा रिवाइव करना होगा, पूरा शुरू से शुरू करना होगा। क्योंकि इस कन्फ्लिक्ट के बाद भारत को दुनिया भर की नज़रों में पाकिस्तान के साथ खड़ा पाया गया है। भारत और पाकिस्तान को बराबरी का दर्जा दे दिया गया है दुनिया के देशों के द्वारा। तो हम पाकिस्तान से बहुत ऊपर थे, और क्या कारण हुआ कि हमें बराबरी का दर्जा दे दिया गया। ये समझना चाहिए सरकारों को, और उसके लिए काम करना चाहिए, बजाय बेशर्मों और मूर्खों की तरह जो ढिंडोरा पीटने के। इतने बड़े बेशर्म हैं जिसकी कोई हद नहीं है। गुस्सा बहुत आता है, लेकिन क्या किया जाए, हम लोग भारत की आम जनता है, और आम जनता को ये अधिकार है कि वो अपने देश की गरिमा को वापस लौटाए, और किस प्रकार से हम अपने देश को महान बना सकते हैं, इसके लिए आप सभी को काम करना होगा। आपने देख ही लिया है कि हम किसी भी राजनेता पे भरोसा करें तो उसका नतीजा क्या होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। आप लोग खुद ही देश का भविष्य बनाएंगे। यहाँ पे है गुणा के बारे में बात की गई है, तो देखिए 4.6 इंटू 0.3 दिया है, 0.3। तो इसको पहले कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे क्या होगा। तो 3 का गुणा हमने 6 में किया, तो 6 तिया 18, 18 का 8 लिख दिया, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 लिख दिया। और गुणा में ये ऐसे लगा देते हैं, आप ये तो पता ही छोड़ देते हैं। 0 का गुणा 6 में करेंगे 0 आएगा, 0 का गुणा 4 में करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने यहाँ पे लिख दिया 8 का 8 लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया। अब हमें पॉइंट यहाँ लगाना चाहिए, 13.8 लिखना चाहिए कि 1.38 लिखना चाहिए, बस यहाँ पे ये समझना है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे हमको जितना अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद यहाँ पे था, फिर 1 अंक बाद यहाँ, तो इन दोनों को जोड़ के तो 2 अंक बाद लगाना है, यानी कि ये वाला दशमलव जो है ये वैलिड होगा। ठीक है, गुणा में क्या होता है कि दशमलव के बाद वाले अंक जितने होते हैं उतने अंक बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, हम दशमलव लगा देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, दशमलव संख्याओं का गुणा करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले संख्याओं को बिना दशमलव मानते हुए गुणा कर लेना चाहिए। ठीक है, बिना दशमलव मानते हुए गुणा कर लो संख्याओं को, फिर दोनों संख्याओं में दशमलव के दाहिनी ओर के अंक गिन लेना चाहिए। जैसे दशमलव के दाहिनी ओर का अंक, इसमें दशमलव के दाहिनी ओर 1 अंक था, और इसमें भी दशमलव के दाहिनी ओर 2 अंक था। गुणनफल के दाहिनी ओर से अंक गिनकर दशमलव लगा देना चाहिए। अब यहाँ पे 1 अंक इधर था, 1 अंक इधर था, तो इसीलिए 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया 4.6 में दाहिनी ओर से दशमलव का स्थान 1, 0.3 में दाहिनी ओर से दशमलव का स्थान 1, 2 हो गया, तो हमने लिख दिया 4.6 इंटू 0.3 को 1.38। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब अगला यहाँ पर है, अगला जो गुणा दिया गया वो है 1.45 इंटू 15। इसको करिए तो यहाँ पे 15 का तो पहाड़ा आता ही, अब सीधा पढ़िए, 15 पना 75 की 5, हाथ से लगी 7,
15 चौकू 60 और 7 67 हासिल लगी 6, 15 एकन 15 और 6 21, ये हो गया। अब कहाँ पे इसमें पॉइंट लगाना है गुणा के बाद, यही तो समस्या है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 अंक के बाद था दशमलव, दशमलव के बाद कितना अंक था 2 था, और यहाँ दशमलव था ही नहीं, तो 2 अंक है दशमलव के बाद, इसीलिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी रहना चाहिए। ठीक है, बस हो गया आंसर। एक और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है 2.3 इंटू 0.2। अब जरा देखिएगा यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद कितना 1 अंक है। तो हम इसको जब गुणा करेंगे तो 1 और 1 2, 2 अंक दशमलव के बाद यहाँ पे रहना चाहिए बस। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0.46, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 अंक दशमलव के बाद होना चाहिए, तो हमने 3 दूनी 6 किया, 2 दूनी 4 किया, तो दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब ये आप कर लेंगे, इसी सिंपल सा है, इसको भी आप कर लेंगे। इसको हम कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा दशमलव लंबा चौड़ा दिया है। आप कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, इतना सिंपल है भैया, ये तुम्हारा सिलेबस है और इसी में फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत है। आगे आप जब पेपर देंगे फर्स्ट सेमेस्टर का तो आपका साथी भी फेल होगा इसी में। ठीक है, आप तो क्लास ले रहे हैं तो आप फेल नहीं होंगे, लेकिन आपका साथी इसी में फेल होगा, फिर आप उससे बोलिएगा ही। चलिए 12 एकन 12 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 25 की 5 हासिल 2, 12 3 36, 36 और 2 38 की 8 हासिल लगी 3, और 12 5 60 और 3 63। इतना तक करने में किसी कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। समस्या है दशमलव, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक था, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो यहाँ पे अब 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 1 2 3 4, तो इसलिए यहाँ पे दशमलव होना चाहिए। ठीक है, बस इतना सा सीख जाओ, हो गया काम, सीख गए आप समझ गए, मैं समझ चुका हूँ। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें सिंपल है। अब यहाँ पे आएगा दशमलव संख्याओं का भाग, डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर, इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। 0.72 जो लिखा हुआ है उसमें 8 से भाग देना है, 8 से भाग दिया तो 0 का भाग 8 का भाग 0 में दिया, नहीं गया 0 लिख दिया, पॉइंट लगा दिया। 8 का भाग 7 में दिया, नहीं गया 0 लिख दिया। 8 का भाग 72 में दिया, 8 में 72, ये आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे अब पढ़िए, दशमलव संख्याओं का भाग करते समय दशमलव संख्या से भाग देते समय सर्वप्रथम अंश व हर को पूर्णांक में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंश और हर को पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ से हटाइए और यहाँ पे 0 कर दीजिए, 800 कर दीजिए। ठीक है, ये करने के लिए बोल रहा है, हमने डायरेक्ट कर दिया। दशमलव भिन्न को दशमलव बिंदु के बिना भाग देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें हम दशमलव को न मानते हुए, जैसे ये लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 1 मिनट रुकिए, बैक करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था 0.72/8, तो हम पॉइंट को भूल जाएंगे, 8 में 72 करेंगे, देखेंगे 2 अंक बार लगा, इधर लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे 0.81/9, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 9 का भाग क्या सीधे में कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब दशमलव के बाद 2 होना चाहिए। आप याद रखिएगा कि दशमलव के अंक के बाद अगर हम कोई 0 रखेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 0 आपको इधर रखना चाहिए, तब वैल्यू होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए था, तो हमारा 9 आया था, तो 9 से पहले हम 0 रखेंगे। अगर हम बाद में 0 रखेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसीलिए इसको हटा देंगे। तो ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, अब जैसे ये दिया गया है 0.119, इसमें आप भाग दीजिएगा 17 से। कितने से दीजिएगा, 17 से भाग दीजिएगा। तो 17 से भाग देते समय आप देखेंगे 17 7 119 होता है, 7 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 अंक दशमलव के बाद हैं, तो बताइए दशमलव के बाद अगर हम यहाँ दशमलव लगा दें और 7 के बाद हम 2 अंक कर दें, तो ये 3 अंक हो गए कि नहीं, हो गए। लेकिन दशमलव के बाद किसी अंक के बाद 0 लगाने से उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए इस 0 को इधर नहीं लगाएंगे, इस 0 को इधर लगाएंगे। दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए था, तो हमने 17 7 119 किया और 7 से पहले 2 अंक लगाया, तो 0.007 आ गया। ठीक है, अगला दिया गया यहाँ पे 0.195/13, तो यहाँ पे देखेंगे
13 का भाग देंगे 195 में सीधा। अभी हम पॉइंट से मतलब नहीं रखेंगे, 13 का भाग 195 में देंगे। तो 13 का भाग 195 में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे डायरेक्ट करने के लिए। मान लीजिए 13 का भाग 195 दिया, 13 एकम 13, उसके बाद बचा कितना 6 और हो गया 65, 13 पंजे 65, इतना हो गया, 15 आ गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ कितने अंक बाद दशमलव बाद कितने अंक थे, 3 थे, तो 15 में तो 2 ही हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 15 लिख देंगे, और 3 चाहिए तो हम अगर दशमलव यहाँ लगाते हैं और इधर 0 लगाते हैं, इस 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए 0 किधर लगाएंगे यहाँ, बस हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इस वाले सवाल का। अब उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि ये दशमलव का आपने गुणा भाग जोड़ घटाना समझ लिया है। ठीक है, अब दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन को हम कल समझेंगे, और इसके अलावा कल हम यहाँ पर आपसे दशमलव भिन्न समझने के बाद यहाँ पे फैक्टर की बात करेंगे, गुणनखंड की बात करेंगे। ठीक है, तो कल उम्मीद रहेगी कि ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस जाते जाते आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि इस समय जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम ने हम सभी ऐसे भारतीय जिनको विदेश नीति के बारे में जरा भी जानकारी थी, उन्हें युद्ध के अंतिम दिन इस चीज़ का एहसास हो गया था कि हमारी विदेश नीति ठीक नहीं है। और विदेश नीति ठीक क्यों नहीं है, इसका कारण हमारे घरेलू मामले हैं। हम अपने घरेलू मामलों में कई बार फालतू के काम करते रहते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि इतिहास में जो सरकारें रही हैं, चाहे वो सरकारें कांग्रेस की रही हों, चाहे वो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रहे हों, कोई भी रहा हो, हमें बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि पूर्व में इतिहास में जो हमारे यहाँ सरकारें रहीं, उन सरकारों ने किन पॉलिसी को अपनाया था और उन्होंने वो फॉरेन पॉलिसी क्यों अपनाई थी। आखिर में वो भी तो ये सब कर सकते थे जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उतना होता था, या फिर इंदिरा गांधी या किसी और प्रधानमंत्री के समय ऐसा नहीं होता था। इन्हीं सब के कारण और इन सबको सपोर्ट करने वाले, इनकी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग, मैं ये नहीं कहता कि आप इनको वोट न दीजिए, इनको अपनी विचारधारा में थोड़ा बदलाव लाना होगा। आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन इनकी विचारधारा जब तक नहीं बदलेगी, जिससे कि हमें अंतर्राष्ट्रीय अलग थलग होना पड़ा, उस चीज़ का समाधान हमें निकालना चाहिए। और हमें समाज में उन चीज़ों को थोड़ा सा देख समझ के चलना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमें अलग थलग ना होना पड़े। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो आपके बीच में, आपके आसपास अगर कोई इस तरह की बात करता है कि हमने बहुत महान काम किया, ऐसा किया वैसा किया, तो ऐसा नहीं था। आपकी बार थोड़ा सा हमें समस्या का सामना हुआ। हालांकि हमारी आर्मी, हमारी सेना इतनी मजबूत है कि अगर 10-5 देश भी इकट्ठे हो जाएं तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और पूरी सेना के साथ पूरे देश का युवा खड़ा हुआ है। हमें अगर ज़रूरत पड़ती तो एक एक युवा जो है वो सेना में जाता, और हम भी जाते, आप भी जाते, सब जाते, सबके अंदर देशभक्ति है। लेकिन वो नौबत ना आए, हमें लड़ाई लड़नी ही ना पड़े, हमारी कूटनीतिक जीत हो, इसके लिए हमें पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। अगर लड़ाई होगी तो हम किसी से पीछे नहीं, दुनिया का कोई भी देश हमें नहीं हरा सकता। हमारी सेना इतनी मजबूत है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।